हेलो बच्चों। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नीट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इसमें बेसिकली आप देखेंगे दो पोर्शन है बेटा। एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और कंडक्टेंस, यानी एक में सेल वाला पोर्शन शुरू होता है और एक में ये। तो उसी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, देखिए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। पहले क्वेश्चन में दे रखी है बेटा कि स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ द फॉलोइंग सेल। देखो इसमें मेनली तीन चार टॉपिक ऐसे हैं जिनमें क्वेश्चन आ रहा है। एक तो आप देखोगे ईएमएफ निकलवाने के ऊपर क्वेश्चन आता है, एक नर्नेस्ट इक्वेशन के ऊपर क्वेश्चन आता है, या फिर फैराडेज लॉ के ऊपर आता है, या फिर आप देखेंगे कोई कॉन्सेंट्रेशन सेल का आ जाता है। ठीक है, सुनिए। पहला क्वेश्चन है आपका। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपके पास में कोई सेल रिप्रेजेंटेशन दी हुई है, स्टैंडर्ड की फ्री एनर्जी पूछी गई है। तो ऐसे क्वेश्चनों में हमें क्या करना होता है? द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ द फॉलोइंग सेल, ये दे रखा है आपको। देखो इसमें और एक फायदा हो गया, कई बार वो क्वेश्चन में ई नोट सेल निकलवाता है, लेकिन इसमें फुल सेल का ई नोट सेल दिया हुआ है आपको। वो दिया हुआ है बेटा 0.30.32 वोल्ट। द स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, तो डेल्टा जी नोट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या होगा? -NF इनटू ई नोट सेल हो गया। डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन का ये वैल्यू होता है एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, एन बराबर कितना हो गया? 2। एफ क्या है? फैराडे कांस्टेंट है। फैराडे, एक फैराडे की वैल्यू 96,500 कूलम पर मोल होती है, ये हमें पता ही है। तो ये वैल्यू को अगर हम रखेंगे तो डेल्टा जी का फॉर्मूला ये मैंने बता दिया। तो डेल्टा जी नोट स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी की वैल्यू होगी माइनस माइनस का 2 इंटू 96,500, और इनटू में ई नोट सेल, और ई नोट सेल कितना दिया हुआ आपको? 0.32। तो आपके पास में ये वैल्यू आ गई बेटा, डेल्टा जी नोट ऑफ केमिकल चेंज। वैसे इसने इंट में दे भी रखा था कि 1 फराडे हम नियरली 96,487 ले सकते, लेकिन कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हमने ये ले लिया है। आप एग्जैक्ट जो दिया हुआ वो भी लेके सोल्व कर सकते थे। तो इसमें राउंड ऑफ करेंगे तो बेटा ये हो जाएगा 32 दूनी 64, और ये हो जाएगा माइनस का 965। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे वो वैल्यू हमारी बच जाएगी किस फ्री एनर्जी की। ठीक है, कूलम पर मोल। और कूलम वोल्ट क्या हो जाता है? ये कूलम वोल्ट, कूलम चार्ज है, वोल्ट पोटेंशियल है, तो जूल में बच जाएगा ये हमारा। जूल पर मोल है ना। डेल्टा जी ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन इस किस में बच जाएगी बच्चे? जूल पर मोल में। आंसर आ जाएगा यूनिट जूल पर मोल बच जाएगी बेटा। इसको सोल्व कर लेना। आपको मेथड मैंने समझा दिया। इस रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करने हैं? वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है n। और यहाँ पे देखेंगे दोनों साइड दो दो इलेक्ट्रॉनों का एक्सचेंज है, तो कॉमन नंबर लेना होता है 2। तो ये किसमें कॉन्सेप्ट था, कई बार कॉमन नंबर निकालने के लिए अलग होती हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। सपोज दैट एक की 2 है, एक की 3 है, तो 6 कॉमन इलेक्ट्रॉन बनेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन था जो सब बच्चों को इजीली समझ में आ गया, आसान कॉन्सेप्ट से था। दूसरा कॉन्सेप्ट सुनिए बेटा। सेकंड कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आ जाता है आपका कंडक्टिविटी और कंडक्टेंसी। ये वाला पोर्शन काफी इंपॉर्टेंट रहा है केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के हिसाब से देखे तो। अब उसने कहा है कि आपको इसमें मोलर कंडक्टेंस के क्वेश्चन आएंगे, या फिर नॉर्मल कंडक्टिविटी पूछ लेगा रेजिस्टेंस देके, है ना। तीन चार फॉर्मूले हैं जो हमें ध्यान रखने। पहले इस क्वेश्चन को पढ़िए। कंडक्टिविटी ऑफ सेंटी मोलर सॉल्यूशन, यानी मोलरिटी दी हुई है आपको 0.1 मोलर। ठीक है, 0.1 मोलर। ठीक है, कंडक्टिविटी यानी काप्पा दी हुई है 0.021 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द सेल आर इज इक्वल टू दिया हुआ है 60 ओम। ठीक है, द वैल्यू ऑफ सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू पूछी गई है। ठीक है, देखो आपको द कंडक्टिविटी ऑफ सेंटीमोलर सॉल्यूशन, कंडक्टिविटी ऑफ सेंटीमोलर सॉल्यूशन, एंड द रेजिस्टेंट भी दे रखा है, सेल कांस्टेंट पूछा। देखो ये क्वेश्चन तो नॉर्मल सेल कांस्टेंट के बेस पे है, तो हम इसमें फॉर्मूले लिख देते हैं जिनसे ये ड्राइव होता है, ताकि आपको आगे भी काम आ सके। देखो मैंने सॉल्यूशन तो यही लिख देंगे हम, पर यहाँ नोट करके एक अलग से जो इसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं इसी के ऊपर जो क्वेश्चन बन सकता है। मैं आर, एक तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू होता है रो एल बाई ए, ये होता है। दूसरा क्या होता है 1/रो, अगर इसको रेसिप्रोकल करें तो 1/रो इनटू क्या आ जाएगा? एल बाई ए सेल कांस्टेंट होता है बेटा। इसको मैं यहीं लिख देता हूँ, कई क्वेश्चनों में हम इस एक्स को मान रहे सेल कांस्टेंट, और वो रेशियो होता है L/A। तो ये क्या आ जाएगा? 1/सेल कांस्टेंट। और 1/रो जो होता है वो होता है कंडक्टेंस, 1/रो होता है वो होता है काप्पा, और इनटू में 1/x को एक्स ही रखेंगे, तो ये फॉर्मूला हमें
लगाना था जो अभी क्वेश्चन दिया है आपको यहाँ, मैं लिख भी देता हूँ इसमें क्या लगाना है। रजिस्टेंस दिया हुआ है, सॉरी। तो जी यानी एक्स बाई आर कप्पा आ जाएगा सीधा ही। एक्स निकालना है तो आपको देखो ये फॉर्मूला ही लगा देना है। इसी फॉर्मूले को हम ऐसा भी रख के छोड़ सकते हैं, 1/r इज इक्वल टू कप्पा अपोन में एक्स। तो ये वाले फॉर्मूले से डायरेक्ट ये क्वेश्चन सोल्व आउट हो जाता। ठीक है। अगला जो कुछ क्वेश्चन इसके क्वेश्चनों में यूज होता है, एक तो ये ज्यादातर क्वेश्चनों में ये दोनों ही फॉर्मूले यूज होंगे, थर्ड और फोर्थ। कुछ क्वेश्चनों में जो यूज होता है वो रेजिस्टेंस होता है, जो सीरीज में जुड़ा होता है। तो उनका हम टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, आर टोटल R1 + R2। ये सीरीज में होता है, पैरेलल होता है, तो आप क्या कर देते हो, 1/, की फॉर्म में लिख देते हो, 1/r टोटल इज इक्वल टू R1 + 1/r2। ये तब लगाना होता है जब पैरेलल में हो। तो ज्यादातर क्वेश्चन इसी क्वेश्चन के इक्वेशनों से सोल्व हो जाएंगे। तो इसमें देखो हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 लगाओ, क्योंकि रेजिस्टेंस दिया हुआ है 1/r बाई कापा बाई एक्स। एक्स आपको फाइंड आउट करना है, तो कापा इंटू आर। एक्स की यूनिट से भी पता चल जाता, आप इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो ओम इनवर्स और ओम कैंसिल होता है, सेंटीमीटर इनवर्स यूनिट से भी आप आइडिया लगा रहे थे, फॉर्मूला भूल भी जाते तो इसकी वैल्यू बेटा कितनी आ गई, अगर इसको सोल्व करेंगे तो ये सेंटीमीटर इनवर्स में बच जाएगा। तो ये वैल्यू सोल्व कर लेना, एक्स इज सेल कांस्टेंट। अगर मैं इसको सोल्व करने पे आऊं तो वैल्यू रफली देखो 1010 नीचे, और भाई ये एक से एक कट गया तो 21 छक्का 126 अपोन में 100 बचेगा, क्योंकि इनका 3 का डेसिमल एक ही है। तो 1.26 सेंटीमीटर इनवर्स इस क्वेश्चन का आंसर होता। बहुत आसान कॉन्सेप्ट था, लेकिन इसके फॉर्मूले मैंने लिख दिए हैं। ये सारे फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें कोई ना कोई एक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा देखने को एग्जाम। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की सुनिए। अगला क्वेश्चन में भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको लगाना है बेटा। ध्यान से सुनिए, दो हाफ सेल रिएक्शन दिए हुए हैं, दो हाफ सेल रिएक्शनों की वैल्यू दिए रखी है बेटा। ठीक है, और उसमें पूछा स्टैंडर्ड ईएमएफ फिजिबल रेडॉक्स रिएक्शन। जब ये फिजिबल वर्ड आ जाता है इसका मतलब वो स्पॉन्टेनिटी की बात कर रहा है। और स्पॉन्टेनियस के लिए, स्पॉन्टेनियस कोई रिएक्शन होती है उसके लिए क्या होता है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए की कंडीशन होती है, इसका ई नोट सेल जो लिखेंगे हम, वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। और डेल्टा गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन, वो हमेशा लेस देन जीरो होनी चाहिए। अब हमें इन दोनों सेल को ऐसे ऐड करना है ताकि इस पूरे का फुल सेल का ई नोट सेल पॉजिटिव आए, क्योंकि हमारे पास डेल्टा जी नोट ऑफ रिएक्शन वो बराबर होता है -NF ई नोट सेल। ठीक है, हमें ऐसे अरेंज करना है कि डेल्टा जी नेगेटिव रह पाए। कब रह पाएगी, क्योंकि एफ तो फिक्स है, एन भी फिक्स होता है, ई नोट जब पॉजिटिव आएगा तब रह पाएगी। तो इन दोनों को इस तरीके से अरेंज करके जोड़ेंगे, एक को एनोड बनाएंगे और एक को कैथोड। एनोड कैथोड बनाने का तरीका इस तरह से अरेंज करना है, ये कह भी रहा है खुद से। यहाँ जो पोटेंशियल दिया है वो आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है, कंफ्यूज करने के लिए। देखो O2 पॉजिटिव से O पॉजिटिव, एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम, तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया क्वेश्चन में, ये भी पढ़ना ध्यान से। और रिएक्शन लिख रखी है रिड्यूस फॉर्म में, तो एक ये भी कंफ्यूजन है। ठीक है, पहले इनको आप ऐसे अरेंज करेंगे ये इलेक्ट्रॉन पहले कैंसिल आउट हो उसके। तो पहले तो 6 इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई, लेकिन ई नोट सेल इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, उसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों को मल्टीप्लाई करने से और किसी को मल्टीप्लाई डिवाइड ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो आप उसका कोई डेटा पिक करे ना करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मेन बात है कि हमें एनोड क्या बनानी है और कैथोड ये कैसे ऑब्जर्व करें। हमें इनको एनोड कैथोड में इस तरह से अरेंज करना है बेटा ताकि ई नोट सेल फुल सेल का पॉजिटिव आ सके। मैं एक आपको हेट और ट्रायल मेथड से समझाता हूँ कि मान लीजिए जो पोटेंशियल दिया है वो है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, उस पोटेंशियल को आपको रिडक्शन पोटेंशियल में लिखना है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बराबर होता है माइनस का ई नोट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। किसी को बदलना हो ये तरीका होता है, अगर ऑक्सीडेशन दे रखा है वो चाहिए रिडक्शन। क्वेश्चन में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है, तो मान लीजिए मैंने ऐसा सोचा कि ई नोट ऑफ कोबाल्ट +3 से मैं कोबाल्ट +2 बनाऊं, यानी ये रिडक्शन पोटेंशियल होगा। तो इसका साइन हम क्या कर देंगे, ई नोट ऑफ RP करने के लिए साइन चेंज कर देंगे, तो प्लस का कितना आ गया 1.81 वोल्ट, ये SRP आ गया। और इसकी रिड्यूस फॉर्म में दे रखी है। अब लॉजिक सोचिए कि ई कैथोड माइनस ई एनोड होता है, तो ई नोट ऑफ एनोड वाले का देखो, एनोड का भी मैं रिडक्शन पोटेंशियल बना देता हूँ, एल्यूमिनियम +3 से एल्यूमिनियम में जाता तो माइनस का कितना हो जाता 1.66 वोल्ट। अब मेरा दिमाग काम कर रहा है कि अगर मैं इसको कैथोड बना दूं और इसको एनोड बना दूं। देखो लॉजिक सोचो कि हम एक फॉर्मूला पढ़ते हैं जो ज्यादातर बच्चे पढ़ते हैं, मैं पहले वही लिखता हूँ, ई नोट फुल सेल का आप ये पढ़ते हो, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, यही पढ़ते हो। अब ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड को अगर लिखें, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड,
तो अब इसका मतलब क्या होगा, ई नोड कैथोड माइनस ई नोड एनोड के बारे में बात करें तो ई नोड कैथोड कितना है, 1.81 है। ई नोड एनोड कितना हो जाएगा, माइनस माइनस का साइन प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है, हमें पता होता है कि इस पे भी हम एस आर पी लेते हैं, इस पे भी एस आर पी लेते हैं, भले ही एनोड है, तो दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल यही है जो हमने बदला है। ये बोथ आर एस आर पी, बोथ आर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, तो दोनों स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा। तो 1.66 वोल्ट आ गया। तो बेटा ये तरीका आप सोचेंगे तो आपकी वैल्यू ही नोट पॉजिटिव आ गई जो हमें बनानी थी, बस यही इसमें लॉजिक था। आपसे इन रिएक्शन को अब लिखो मत लिखो, रीअरेंज करो मत करो, आप सीधा दिमाग लगाते कि हम ये फॉर्मूले में किसको कैसे रख दें ताकि ये वैल्यू पॉजिटिव बन जाए। तो ये वैल्यू पॉजिटिव बनेगी बेटा 2.47 वोल्ट। और जैसे ही दो स्टैंडर्ड ईएमएफ क्या कहलाएगा, इतना चाहिए, इतना वोल्टेज रिएक्शन को फिजिबल करने के लिए, क्योंकि हमें फिजिबिलिटी या स्पॉन्टेनिटी एक ही मतलब समझना है, फिजिबल बोले ठीक है, फिजिबल है या स्पॉन्टेनियस है, इन दोनों का एक ही मतलब होगा बेटा। होप सो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में भी सेम लॉजिक पे बात चल रही है, ध्यान से समझिए पहले बेटा। आपको दिया है ईएमएफ निकालने के लिए, फाइंड द ईएमएफ ऑफ द सेल इन द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। ये रिएक्शन दे रखी है, ये नस्ट इक्वेशन का क्वेश्चन आ गया। देखो इसमें दोनों कॉन्सेप्ट है, फुल सेल का ई नोट सेल दे दिया आपको, और अच्छी बात है केवल नस्ट अप्लाई करके बताना है। तो नस्ट के लिए हमें क्या करना होता है, हमें नस्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे। नस्ट इक्वेशन क्या कहती है बेटा, नस्ट इक्वेशन हमें ये कहती है ईएमएफ ऑफ फुल सेल वो बराबर होती है ई नोट ऑफ फुल सेल माइनस का 2.303 आर टी बाई एन एफ इंटू लोग बेस 10, और ए नोट, सॉरी, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यहाँ क्या लिखते हैं हम जनरली बेटा, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम में, ऐसा ही समझिए अभी, और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन ये लिखते हैं, ठीक है। अब बात सुनिए, और उनकी पावर, उनका कोफिशिएंट रेज कर लेते हैं, एक्स और वाई जो भी है, हम नॉर्मली ये लिखते हैं। अब इसमें देखो एनोड कौन है, निकल, क्योंकि निकल का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो निकल पॉजिटिव है, तो ऑक्सीडेशन फॉर्म वाली प्रोडक्ट की डायरेक्शन में आती है, आप ये भी लिख सकते हो। वैसे सीधा इक्वेशन लिखे तो निकल है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, मैं लिखने का तरीका भी सिखा देता हूँ इसी क्वेश्चन में। 2 इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव, तो ये हमारा बना है एनोड हाफ सेल। अब फुल सेल बनाना तो कैथोड हाफ सेल, इसका मतलब एजी प्लस ने, 2 एजी प्लस ने 2 इलेक्ट्रॉन कैप्चर किए, और वो किस में चला गया, एजी में, तो ये बन गया बेटा कैथोड। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें ऊपर वाली रिएक्शन मिल जाएगी। तो इसका मतलब राइट हैंड में अगर मैं आयंस की बात करूं तो सिर्फ आयंस को लिखूं तो लेफ्ट हैंड में 2 एजी प्लस बन गया, और राइट हैंड में निकल 2 प्लस बन गया बेटा। एजी प्लस और निकल 2 प्लस, एजी प्लस की जो कॉन्सेंट्रेशन है बेटा वो दी गई है आपको 10⁻⁻³ मोलर, और निकल 2 प्लस की जो कॉन्सेंट्रेशन दी गई है वो दी गई है 10⁻³ मोलर, ठीक है। तो आपके पास में क्या आएगा बेटा, आपके पास में ये कहानी आएगी, अगली कहानी क्या आएगी, ईएमएफ ऑफ सेल इज इक्वल टू क्या आएगा, ई नोट सेल। ई नोट सेल क्या आ जाएगा, ईएमएफ ऑफ सेल आ गया, ई नोट सेल माइनस, यही वाली वैल्यू बस रखनी है राइट हैंड पे, आपको बस ये ध्यान रखना था ये फुल सेल में क्या क्या राइट में आएगा, बस बाकी तो लिख ही रखा है। तो बार बार से आप इसको लिखे ना लिखे फिर भी मैं लिख देता हूँ, 2.303 आर टी, कितने इलेक्ट्रॉनों का एक्सचेंज हुआ, 2F, और उसकी वैल्यूएशन दे रखी थी बार डायरेक्ट 298 केल्विन पे, आप सीधा वही लिख देंगे बेटा। प्रोडक्ट की डायरेक्शन में आएगा निकल 2 प्लस, एक बार मैं लिख देता हूँ, और एजी प्लस का होल स्क्वायर, ये आएगा। तो ओवरऑल ईएमएफ ऑफ सेल क्या आ गया बेटा, ई नोट सेल आ गया 10.5 माइनस, ये वैल्यू आ गई 0.059 अपोन में 2, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितने हुए हैं, 2 लोग, ठीक है, निकल 2 प्लस की वैल्यू 10⁻³ है, अपोन में एजी प्लस 10⁻³ का स्क्वायर है, ठीक है। तो ईएमएफ ऑफ सेल कितना आ गया बेटा, 10⁻5 माइनस, ये वैल्यू बच गई बेटा 0.059/2, और लोग की वैल्यू को जब सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू बेटा 10⁻⁻6 ऊपर जाएगी तो 10⁻3, तो लोग 10 की वैल्यू 1 हो गई। तो ई सेल आ गया आपका 10.5, और माइनस में ये वैल्यू, ठीक है। तो इसका रफली हम कैंसिल कर देते हैं नियरली, इसको मैं 0.03 मान लेता हूँ राउंड ऑफ करके, 0.06 का मतलब, तो 0.03 × 3 तो लगभग 0.09 घट जाएगा। तो ईएमएफ आ गया, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, 10.5 माइनस 0.09 कर कैंसिल कर देंगे तो नियरली ईएमएफ कितना बचेगा बेटा,
10 पॉइंट समथिंग बचेगा, ठीक है, 10 में से 9 गई तो 40 इतना वोल्ट बच गया इस पूरे सेल का, बस थोड़ा ही बदला है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में मैंने दोनों कॉन्सेप्ट बता दी कि एनोड हाफ सेल कैसे बनानी, कैथोड, और फिर नष्ट कैसे अप्लाई करनी है। होप सो समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सुनिए, अब अगला क्वेश्चन था कि ये भी एक इलेक्ट्रोलिसिस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फैराडेज लॉ के ऊपर। फैराडे लॉ क्या कहता है, सुनिए ध्यान से। उसने कहा ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। इन प्लेटिनम क्या है, इनर्ट इलेक्ट्रोड। जब किसी क्वेश्चन में इनर्ट इलेक्ट्रोड ली जाती है तो उसका इंटरफेरेंस नहीं होता जो इनकमिंग इलेक्ट्रोलाइट है उनकी वजह से। यानी इनर्ट है तो उसके ऊपर, जैसे ये हमको एक सेटअप बना रहे हैं, ये कोई प्लेटिनम की रोड है जो इसमें इंसर्ट करके रखी हुई है, सॉल्यूशन बना दिया है, और इसमें क्या है, प्लेटिनम की रोड है, ठीक है बेटा। अब इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक मतलब H2O भी और सल्फ्यूरिक एसिड भी है बेटा। उसने बताया कि जब एक ही चीज में दो दो कंपोनेंट बन जाते हैं तो उनको आयनाइज करके देखना होता है। H2O जो आयनाइज होगा खुद, वो बनाएगा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। H2SO4 आयनाइज होगा, वो बनाएगा H पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव। तो देखो, कैटाइन कैटाइन कैथोड पे जाता है। इलेक्ट्रोलिसिस में एक कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोल दो, उसमें एक कॉन्सेप्ट लगाना होता है बेटा। कैटाइन कैथोड पे जाएगा, यही कॉन्सेप्ट है मेन, कैटाइन कैथोड पे, और वो कैटाइन जल्दी कैथोड पे जाता है। कैटाइन किस पे जाएगा, कैथोड पे। और वो कैटाइन जल्दी जाएगा जिसका SRP मोर पॉजिटिव हो, जिसका SRP मोर पॉजिटिव। इलेक्ट्रोलिसिस में अगर हम बात करें, एनाइन किस पे जाएगा, एनोड पे जाएगा। एनोड पे कौन जाता है बेटा, ये भी ध्यान रखेंगे, एनाइन जो है वो एनोड पे जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं एनाइन एनोड पे गया तो कैटाइन कैथोड पे। तो इसमें मोबिलिटी देखते हैं एनोड के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे तो SRP होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। तो इसमें मूविंग टेंडेंसी या मोबिलिटी देखती है, मोबिलिटी ऑफ एनाइंस। जो जितना जल्दी जाएगा क्या एनोड पे, उसकी मोबिलिटी है। ठीक है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन फिर OH। सबसे पहले क्लोरीन जाता है, फिर ब्रोमीन जाता है, फिर आयोडीन जाता है, ये ऑर्डर लिख लेंगे। फिर OH जाता है, फिर सल्फेट जाते हैं, और फिर नाइट्रेट जाता है। ऐसा कुछ सीक्वेंस है, आप इसको याद रख लेंगे, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन इलेक्ट्रोलिसिस के सी। तो उसने पूछा भी, देखो एनोड कैथोड पे तो सीधा हाइड्रोजन गैस दिखा दी थी, क्योंकि H+ ही आ रहा है दोनों से। तो अगर कैथोड पे पूछता इसी क्वेश्चन में, तो कैथोड पे तो सीधी हाइड्रोजन गैस। एनोड पे पूछा है तो बेटा याद रखेंगे, एनोड पे कौन जाता है बेटा, एनोड पे जाएगा। इस ऑर्डर के हिसाब से देखेंगे तो कौन जल्दी जाएगा, OH। और OH के हमेशा याद रखें, जो एसिडिक मीडियम है, जो बेसिक जब रिएक्शन लिखी जाती है तो ऑक्सीजन गैस ही इवॉल्व होती है। OH नेगेटिव जब भी बनाएंगे तो वाटर का केस लेके चलेंगे, चाहे वो एसिडिक लो चाहे बेसिक, तो दोनों ही केस में बेटा। तो ये मैंने जो पूरे कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोलिसिस में लगते थे इनर्ट इलेक्ट्रोड के केसेस में, इनर्ट इलेक्ट्रोड जुड़ी होनी जरूरी है। इलेक्ट्रोड बदलोगे तो कुछ केसेस में मरकरी इलेक्ट्रोड ली जाती है, वहां मेटल जो है वो कैथोड पे डिपॉजिट होती है सोडियम अमलगम के साथ, बस ये फर्क होता है, बाकी सेम कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोलिसिस का। अगला कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को सुनिए। अगला जो क्वेश्चन है बेटा जी वो सुनिए। इसमें भी ये फैराडेज फर्स्ट लॉ के ऊपर है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहा है। इसने कहा कि नंबर ऑफ फेराडे रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टन, मोल्टन का मतलब विदाउट वाटर, तो कैल्शियम क्लोराइड से कितना कैल्शियम बनेगा, कैल्शियम 2+ बनेगा और 2Cl नेगेटिव बनेगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितना दिखाएगा, कैल्शियम 2+ 2 इलेक्ट्रॉन कैप्चर करके किस में कन्वर्ट होगा, कैल्शियम सॉलिड में कन्वर्ट होगा। N=2 कितना आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ फेराडे रिक्वायर्ड, तो Q= क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल इनटू फेराडे इनटू एन फैक्टर। नंबर ऑफ मोल इनटू फेराडे इनटू एन फैक्टर होगा बेटा। तो अब बात कर लेते हैं इसमें नंबर ऑफ फेराडे की। तो Q=N इंटू एफ फैक्टर हो गया, ठीक है बेटा। सुनिए ध्यान से। तो जैसे आप इसको लिखोगे Q=N इंटू एन फैक्टर को, तो आपके पास में सीधा नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला क्या आ जाएगा। इसको और भी मॉडिफाई करके मैं एक बार बता दूंगा। एन जो है वो कितने आगे, दो नंबर ऑफ मोल कितने आ जाएंगे बेटा, ये नंबर एन फैक्टर है यहाँ पे, है ना, क्योंकि एन दो जगह लिख दो। तो गिवन मास कितना है 20, मोलिकुलर मास कितना होता है कैल्शियम का 40, तो 1/2 मोल आगे। और आपके पास में फॉर्मूला तो 1/2 इस यहाँ पे रखेंगे, तो क्यू कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ फेराडे पूछा है, कितना फेराडे आएगा, नंबर ऑफ एफ को एफ ही रखेंगे, तो 1/2 एन फैक्टर 2 × F, तो 1 फेराडे आंसर आ गया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसी फॉर्मूले को कैसे आगे क्वेश्चन में पुट कर सकता है वो मैं यहाँ नोट में लिख दे रहा हूँ। एक तो हमें पता होता है कि इसमें जो फर्स्ट लॉ में होता है वो W = Z × Q होता है। दूसरा इसी को मॉडिफाई करके लिख सकता है, जेल इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस होता है I × T।
जेड का मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस होता है, वो मतलब होता है इक्विवेलेंट मास अपॉन फेराडे। ठीक है, ये मतलब होता है। तो जब इस फॉर्मूले को यहाँ पे रखा गया, ठीक है, तो वो फॉर्मूला क्या बन गया बेटा, डब्ल्यू बराबर, मैं इसको भी लिख देता हूँ, जेड का मतलब इक्विवेलेंट मास, ठीक है, इनटू क्यू अपॉन फेराडे। तो जब इसको लिखा गया तो ओवरऑल फॉर्मूला ये जो अभी हमने लगाया, क्यू बराबर नंबर ऑफ मोल इंटू एन फैक्टर इंटू फेराडे आ गया। और कई बार इसी फॉर्मूले को मॉडिफाई किया जाता है, क्यू इंटू टी। इससे बाहर इस क्वेश्चन नहीं मिलेंगे इस कॉन्सेप्ट पे। तो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है ना, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन छोड़िए बेटा, ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट कहानी को चलते हैं, नेक्स्ट कहानी को सुनिए। नेक्स्ट है मोलर कंडक्टिविटी दी हुई है आपको। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है बेटा, और मोलर कंडक्टिविटी के बेस पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, एक बार आप ध्यान से देखिए, मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है बेटा, और उसी के बेस पे ये क्वेश्चन भी दिया हुआ है कि आपको 0.5 मोलर कोई सॉल्यूशन है। ठीक है, उसके बेस पे भी ये कहानी शुरू होती है, 0.5 मोलर के बेस पे भी। ठीक है, इसमें दो चैप्टर हैं, इसलिए मोलर कंडक्टेंस और सेल वाले पोर्शन को लगा के थोड़े नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा दिखेंगे ना, 12 13 हो सकता है, 15। ठीक है ना, सुनिए ध्यान से। देखिए बेटा, इस क्वेश्चन को सभी बच्चों ने देख लिया होगा। अब समझते हैं इसमें लॉजिक क्या लगाना है बेटा। ठीक है, जो लॉजिक लगाना है उसको सुनिए। लॉजिक ये है, ठीक है, क्वेश्चन में एक ही लॉजिक है जो आपको दिख रहा है, क्लियर, जो आपके दिख रही है। ठीक है बेटा, वो क्वेश्चन का लॉजिक क्या है समझिए। क्वेश्चन में लॉजिक है बेटा, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन में लॉजिक दिया हुआ है आपका, क्या दिया हुआ है सुनिए। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.5 मोलर सॉल्यूशन AgNO3 विद इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस दिस। क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा, सुनिए ध्यान से, कुछ भी टाइम नहीं लगाना अब आगे। मोलर कंडक्टिविटी का मैंने पहले बताया था, विद इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी इतनी है 298 केल्विन। इसका मतलब ये इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी एक वर्ड इंट्रोड्यूस कर दिया, आधे बच्चे तो इसको देख के पजल हो जाते। बेटा, इलेक्ट्रो कंडक्टिविटी बोले या नॉर्मल कंडक्टिविटी बोले, मतलब एक ही है। ये काप्पा दिया हुआ है आपको, क्वेश्चन में काप्पा दे रखा है आपको 5 पॉइंट, क्योंकि इसकी यूनिट से समझ जाना था, साइमन सेंटीमीटर यूनिवर्स। जिस बच्चे को यूनिट याद है फिजिकल केमिस्ट्री में, आधे क्वेश्चन वैसे ही इजिली सोल्व हो जाएंगे। कॉन्सेंट्रेशन मोलरिटी दी हुई है 0.5 मोल, मोलर। तो मोलर कंडक्टेंस एक ही फॉर्मूला होता है इसका, जब साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में काप्पा दिया हो, तो ये आ जाएगा काप्पा इनटू 1000 अपॉन मोलरिटी, ये ध्यान रखना। अगर यही फॉर्मूले में आपको यूनिट इसमें दी होती साइमन मोलर कंडक्टेंस की मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, तब तो यही फॉर्मूला लगेगा जो लगा रहे हो। तो काप्पा की वैल्यू लिख देते 5.76 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन में मोलरिटी कितनी दे रखी है 0.5। तो ये आपका मोलर कंडक्टेंस कितना आ गया बेटा, मोलर कंडक्टेंस आ गया बेटा, बहुत आसान कहानी थी ये। कितना आ जाएगा बताओ मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस आ गया आपका, इस यूनिट का ध्यान रखना, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर वाला यूनिट है ये। ठीक है, तो यूनिट का ध्यान रखिए, मोलर कंडक्टेंस क्या आ जाएगा, ये खत्म तो 5.76। मैं इसको मोटी मोटी बात में लिख देता हूँ, सुनिए। ऊपर दर नीचे दर तो 57.6 अपॉन 5 आता। तो इसको राउंड ऑफ करके हम 58 मानने, या कुछ एग्जैक्ट भी लिखिए, 5 एकम 5। ठीक है, 11 पंजे 55, 2 बज के 55 25, तो 11.5 क्या आ जाएगा इसकी मोलर कंडक्टेंस यूनिट आ जाएगी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में। एक जो मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के जो फॉर्मूले यूज हो सकते हैं इसमें आ सकते हैं, वो मैं बता सकता हूँ, ये भी कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। वो फॉर्मूले मैं बता देता हूँ बेटा, ठीक है, सुनिए ध्यान से। क्या क्या फॉर्मूले बन सकते हैं, क्या क्या नहीं बन सकते, वो सुनिए ध्यान से। पहला तो नोट करके आप समझ लीजिए, मोलर कंडक्टेंस के ये दो ही फॉर्मूले हो सकते हैं। एक तो मैंने लिख दिया, दूसरा फॉर्मूला क्या है, एक तो ये हमारा जो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में यूनिट निकालनी, तो ये यही मोलर कंडक्टेंस अगर आपका निकालना साइमन मीटर स्क्वायर बेटा पर मोल में, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी काप्पा अपॉन मोलरिटी इंटू 10⁻³ दूसरा क्वेश्चन आ जाता है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का, इसी की तरह, वो आएगी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। तो उसमें आप क्या लिखोगे, काप्पा इंटू 10⁻³ अपॉन में क्या लिख देंगे नॉर्मलिटी।
इक्विवेलेंट कंडक्टेंस अगले क्वेश्चन में निकालेंगे। वो आ जाएगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, अच्छा मीटर स्क्वायर में लिखना है बेटा, हम साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर में तो हमने लिख दिया। अब मीटर स्क्वायर में लिखना था, तो मीटर स्क्वायर में क्या आ जाएगा बेटा, साइमन मीटर स्क्वायर। ठीक है, साइमन मीटर स्क्वायर और पर इक्विवेलेंट में पूछे तो बस ये फॉर्मूला ध्यान रखना, कापा नीचे नॉर्मल टी आ जाएगी, नीचे 1000। और एक लास्ट रिलेशन होता है मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में। तो मोलर कंडक्टेंस अपॉन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में देखो क्या आता है, ऊपर नॉर्मलिटी आती, मोलरिटी इंटू एन फैक्टर, तो ये एन फैक्टर निकालने के लिए ये फॉर्मूला भी लग जाता है। इसके बाहर कुछ भी नहीं मिलेगा। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट में मैंने सारे कॉन्सेप्ट के फॉर्मूले एक साथ लिख दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं अगली कहानी क्या है। मोलर कंडक्टेंस इंपोर्टेंट टॉपिक है बेटा। अगली स्लाइड पे देखिए, मैंने एक ही टाइप के दो क्वेश्चन रखे हैं, एक मैं सोल्व करूंगा, एक आप खुद सोल्व करके देख लेंगे, इसलिए रखे हैं बेटा। सुनिए ध्यान से। ये वही क्वेश्चन है कि वेट ऑफ, जैसे मैं बता रहा था वो फॉर्मूले आए हुए हैं पहले, उन पे ही है ये भी। वेट पूछ लिया, द वेट ऑफ सिल्वर डिस्प्लेस बाय क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिस्प्लेस ऑक्सीजन गैस एट एसटीपी विल बी। तो ये सेकंड लो पे है फैराडे के, ये इसलिए डाला है, वो फैराडे पे फर्स्ट लो पे था, ये फैराडे सेकंड लो पे है। फैराडे सेकंड लो पे है, तो फैराडे सेकंड लो पे हम क्या करते हैं, वेट ऑफ सिल्वर अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर बराबर लिखेंगे वेट ऑफ ऑक्सीजन अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन। उसने वेट ऑफ सिल्वर पूछा है, इक्विवेलेंट वेट तो यही आ जाएगा, तो बेटा इसका फॉर्मूले के हिसाब से लिखिए। फॉर्मूला क्या आ जाएगा बेटा, सुनिए। वेट डब्ल्यू है, इक्विवेलेंट वेट 108 है, वेट ऑक्सीजन का कितना आ जाएगा, ये नंबर ऑफ मोल से पता चल जाएगा। इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा बेटा, इक्विवेलेंट वेट 8 ही होगा, है ना, क्योंकि यहाँ इन फैक्टर दो लेंगे या 16 ऑक्सीजन अकेले से 8 होगा। ये ध्यान रखना, इक्विवेलेंट वेट ऑक्सीजन का यहाँ O2 के रिस्पेक्ट में निकालो चाहे O के रिस्पेक्ट में निकालो, 8 ही लेना है। ठीक है, क्योंकि इसमें O2 के रिस्पेक्ट में इन फैक्टर 4 आता था, उसमें 2 आएगा, तो ये है मास। अब ये मास वाला जो फंड है वो इस वाले एसटीपी कंडीशन से आएगा, यहाँ जो डब्ल्यू रखना था वो एसटीपी कंडीशन पे क्या जाता है बेटा, ये मैं थोड़ा इधर समझा रहा हूँ। एसटीपी कंडीशन पे जब हम कोई कैलकुलेशन करते हैं तो एसटीपी कंडीशन पे नंबर ऑफ मोल निकालते हैं सीधे। वो होता है गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4, तो 22,400 ml होगा, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है। तो 5600 अपॉन 22,400 को डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ मोल आ गया बेटा 1/4। और नंबर ऑफ मोल से मोलिकुलर मास को रिलेट कर देंगे तो वेट कितना आ जाएगा, वेट अपॉन मोलिकुलर मास, तो 32/4, तो 8 ही आ गया शायद ये। 8 ही आ जाएगा वेट, और ऑक्सीजन का मोलिकुलर मास 32, तो 32 अपॉन मास चाहिए अपने को, तो वो तो 32/8, तो 8/8, तो इससे तो ये निपट जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन में 108 ही आएगा आंसर, मास 108 ग्राम। सेकंड लो है, ये आगे कवर। मास ऑफ कार्बन एनोड कंज्यूम्ड इन द प्रोडक्शन 270 किलोग्राम ऑफ एल्यूमिनियम मेटल फ्रॉम बॉक्साइड बाय द होल प्रोसेस। इसको आप खुद सोल्व करके देखेंगे बेटा ना, ये मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन समझाने के लिए फिर भी मैं इसलिए डाला है क्योंकि बहुत से क्वेश्चनों में हमारा ब्लो केमिस्ट्री लग रहा है, अगर किसी को रिएक्शन नहीं आती मैं वो रिएक्शन लिख देता हूँ बेटा। अगर रिएक्शन नहीं लिख पाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी बेटा ना। सुनिए, वो रिएक्शन रिएक्शन मैं लिख रहा हूँ बेटा, सुनिए ध्यान से। पहले वाले में क्या आ जाएगा बेटा, इसमें रिएक्शन मैं लिख देता हूँ, 16 आपको करना है, कार्बन रोड है इसका मतलब, और अब ऑक्साइड है, मेटल तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ठीक है, Al2O3, उसकी रिएक्शन हो रही है, द मास ऑफ कार्बन एंड कंज्यूम ओनली कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में रिलीज हो रहा है, तो CO2 और एल्यूमिनियम मेटल, ये मेटल इनके लिए कह रहा है कि 270 किलोग्राम मेटल प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, 270 किलोग्राम। तो आपको होल आर्ट प्रोसेसर का मतलब ये रिएक्शन थी, बाकी मास ऑफ कार्बन एनोड कंज्यूम, तो वही फराडे लो लगा के आंसर करना था बेटा। ठीक है, ये आप खुद सोल्व करेंगे, अपने एंड पे मैंने हिंट दे दिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा। कई क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप खुद सोल्व करके देखेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। अगला क्वेश्चन आता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस पे, जिसको कोलार्च लो भी बोलते हो। कोलार्च लो क्या कहता है बेटा, इसमें एक चीज मैंने इसलिए भी क्वेश्चन डाला क्योंकि ये कोलार्च लो हमारा मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को डिफाइन करता है। इसमें क्या करना है, कई बच्चे इसको स्प्लिट करते हैं, हमें वो नहीं करना है, जो डेटा दे रखा है जिसको पूछा उसके अकॉर्डिंग सीधी केमिकल रिएक्शन लिखनी है। हमने एसिटिक एसिडिक बनाने के लिए बोला है। अब इन तीनों में NaCl HCl और सोडियम एसिटेट दिया है। हमें ये सोचना है कि एसिटिक एसिड किन दो से बढ़ सकता है, तो हमें पता है कि सोडियम एसिटेट में अगर मैं HCl डाल दूं तो वो हमारा बनाएगा एसिटिक एसिड,
प्लस क्या बन जाएगा बेटा, NaCl। तो मोलर कंडक्टेंस का जो आंसर बनेगा बेटा, सुनिए ध्यान से, मोलर कंडक्टेंस का जो आंसर बनेगा, इसमें हमें दिख रहा है कि सिर्फ इतनी चाहिए, ये चीज एक्स्ट्रा बढ़ गई तो इसको हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, बस ये रिएक्शन लिखने का फायदा हो जाता है। तो मोलर कंडक्टेंस इन फाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक है, ये रिएक्शन लिखने का, आप इसको बार बार कैटायन एनायन में तोड़ते फिर उसको जोड़ते, ये सब नहीं करना, सीधा रिएक्शन लिख के देखो। तो सीधा लॉजिक क्या है, मोलर कंडक्टेंस किस किस की जोड़ देनी है हमें, CH3CONa की, प्लस क्या कर देंगे बेटा, प्लस में हम क्या कर देंगे, मोलर कंडक्टेंस ऑफ किस किस की जोड़नी थी, NaHCl की जोड़ देंगे, और वो घटानी किसकी है, मोलर कंडक्टेंस घटा देंगे NaCl की। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा, मोलर कंडक्टेंस ऑफ एसिटिक एसिड, CH3C डबल बॉन्ड OH। तो मोलर कंडक्टेंस क्या क्या आ गई देखो, सोडियम एसिटेट की 91 आ गई, HCl की कितनी आ गई, 425, इसको नियरली 426 ले लेते हैं क्योंकि बहुत क्लोज वैल्यू है, और 126 ले लेते हैं इसको। राउंड ऑफ कर दिया, एग्जैक्ट आप सोल्व कर लेना, मैंने मेथड बता दिया, सोल्व कर लेंगे। 426 में 126 गए तो लगभग 300, तो 391 के नियरली आंसर आ जाएगा ये, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में। ये क्वेश्चन मोलर कंडक्टेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, आप इसको जरूर देख के जाएं। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन सुनिए, नेक्स्ट है, नेक्स्ट है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये क्वेश्चन भी देखो लेटिमर डायग्राम बोला जाता है रियल में इसके कॉन्सेप्ट को, पर आप ये समझिए सिंपल लैंग्वेज में, क्योंकि इतना सब दिमाग नहीं लगाना। लेटिमर डायग्राम क्या होता है बेटा, आप सिंपल ये समझिए, एक ही मेटल इलेक्ट्रोड अलग ऑक्सीडेशन में दी गई हो और फिर उसका EMF पूछा गया हो, तो क्या करना होता है, जो फुल सेल का पूछा गया है ना फाइनल का, उसको लिखो पहले। फाइनल आपको बनाना है, कॉपर 2+ ने 2 इलेक्ट्रॉन कैप्चर किए और वो कॉपर में चला गया और इसी का E नोट सेल पूछ लिया, ठीक है। E नोट फाइनल बताइए क्या है। आप ऊपर जो कंडीशन दे रखी है, मैं एक बार तरीका समझा फिर डायरेक्ट आप, मैं शॉर्टकट बताऊंगा, वही फॉर्मूला लगा के आंसर तक पहुंच जाएंगे बेटा, सुनिए। पर सुन लो इसमें, जैसे आप ऊपर दो, ये तो हमें बनाना है, उनको पहले लिखो जो चीज बनाने के लिए दी गई है। कॉपर 2+ ने 1 इलेक्ट्रॉन कैप्चर किया और वो कॉपर 1+ में बदला, उसका पोटेंशियल दे रखा है आपको, रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, सीधा सा मतलब है। मैं सीधा लिख देता हूँ, SRP यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आपको 0.15 वोल्ट दिया है बेटा। दूसरा क्वेश्चन है, कॉपर 1+ ने 1 इलेक्ट्रॉन कैप्चर किया और कॉपर सोलिडिफाई हो गया, इसका E0 SRP दिया हुआ है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वो दिया हुआ है 0.5 वोल्ट। अगर इन दोनों रिएक्शनों को मैं ऐड करूं तो मेरे पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी ऊपर वाली। तो रिएक्शन इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देना है। इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 अगर ऐड करें, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2, तो ओवरऑल हमारी ऊपर वाली आ जाएगी, इसे जोड़ के देख लेना, कॉपर 2+ + 2 इलेक्ट्रॉन कैप्चर हो गए। तो हमने क्या कॉन्सेप्ट सीखा कि हमें ओवरऑल रिएक्शन के लिए दोनों को जोड़ना पड़ता है। हमें पता है कि इनोड सेल डायरेक्ट नहीं जुड़ सकता ना कर सकता, क्योंकि इनोड इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो हमने क्या कर लिया बेटा, उस इंटेंसिव प्रॉपर्टी से बचने के लिए हमने क्या जोड़ लिया, डेल्टा जी नोट जोड़ते हैं जब भी कोई सेल को जोड़ा जाता है, तो डेल्टा G01 प्लस डेल्टा G02। इसको जब हम कॉन्सेप्ट लगा के सोल्व करेंगे वो आप कर लेना, क्योंकि मैंने डेल्टा G0, तो हमारी इक्वेशन आएगी -N फाइनल F × E0 फाइनल। चलो मैं एक बार लिख देता हूँ, बाकी डायरेक्ट आप ये याद रखेंगे जो आगे मैं लिखूंगा। ये तो एक तरीका मैंने इस क्वेश्चन में सोल्व करने का पूरा समझा दिया प्रॉपर क्या सोचना है। अब आप जब भी कभी क्वेश्चन आए तो सीधा ये फॉर्मूला याद रखें, इन सबका का को F कॉमन लेंगे, सब हटाएंगे, N1 E01 प्लस N2 E02 बेटा। ये सबसे आसान तरीका, सीधा ये ऐसे क्वेश्चन में जिसमें एक टाइप की रो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में दी गई हो, मेटल सेम हो, इलेक्ट्रोड उसकी ऑक्सीडेशन अलग अलग हो, तो सीधा ये फॉर्मूला लगाएंगे। ये तो मैंने डेरिवेशन समझा दिया कैसे सोचना है। सीधा आप ये लगाएंगे। इनको लिखने का क्या फायदा हुआ, लिखने का फायदा ये मिला बेटा कि आपको ये जो N फैक्टर है वो उसका पता चल गया बेटा। पहले वाली इक्वेशन में देखो कितने, एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे में भी एक, तीसरे फाइनल में कितने, दो, बस ये चाहिए। तो फाइनल में दो दो है, E0 फाइनल का निकालना है, पहले में एक है, दूसरे में एक, तो 1 लिखो मत लिखो, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल ही लेना है, तो रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया हुआ है बेटा। तो 0.15 प्लस 0.50, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, E0 फाइनल आ जाएगा बेटा 0.65/2। तो E0 फाइनल क्या आ जाएगा बेटा, 0.32 के आसपास E0 वैल्यू आ जाएगी बेटा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर देखा जाए तो उस हिसाब से पहले इसके बहुत क्वेश्चन देता था, ये हो सकता है काफी टाइम हुआ दिए हुए, तो उस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन रेक्टिमर डायग्राम का मिल जाए। अगला शायद ये लास्ट ही कॉन्सेप्ट अपना, हाँ लास्ट ही कॉन्सेप्ट है, सुनिए बेटा। इसमें इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दे रखी है और
इक्विवेलेंट कंडक्टेंसी पूछी है, तो देखो इसमें मैं दोनों कॉन्सेप्ट इसलिए भी दिया है, ये क्वेश्चन देने का मोटिव क्या था सुनिए। कई बार वो मोलर कंडक्टेंस देता है, मोलर कंडक्टेंसी पूछता है। कई बार इक्विवेलेंट कंडक्टेंस देता है और इक्विवेलेंट कंडक्टेंसी पूछता है। लेकिन देखो मैंने अभी एक फॉर्मूला लिखा था, मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे अपॉन में इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, वो एन फैक्टर के बराबर होता है। आपको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दे रखी है, मोलर कंडक्टेंस के फॉर्म में निकालना है, तो आप क्या करोगे, ये फॉर्मूला लगाओगे तब, है ना। अगर कोई किसी क्वेश्चन इसमें इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ही दे रखी है, बेरियम क्लोराइड आयंस है, उसकी लिमिटिंग मोलर आयनिक कंडक्टेंस नहीं दी, याद रखो लिमिटिंग मोलर आयनिक कंडक्टेंस का फॉर्मूला मैं अभी लिखूंगा, बेरियम 2+ और Cl2 नेगेटिव। ये क्वेश्चन इसलिए भी लिया गया क्योंकि बच्चे सीधा क्या कर देंगे, मैं एक चीज समझा रहा हूँ, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दे रखी हो, है ना, लिमिटिंग मोलर आयनिक कंडक्टेंस में दी हो, और उसमें इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पूछी, वो अलग मतलब, इसका अलग मतलब। तो सुनिए, बेरियम के ऊपर एन फैक्टर का मतलब कितने नंबर ऑफ वो है, उसको लिखना था। एन फैक्टर कितना है बेरियम का, इसका एन फैक्टर है बेटा 2, है ना। मैं समझा देता हूँ एन फैक्टर कैसे लेना है। इसका एन फैक्टर जो चार्ज होता है उसका मैग्नीट्यूड 1। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालनी है आपकी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। तो वो कैसे निकलेगी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, जो इसका कंडक्टेंस दिया हुआ है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस अपॉन एन फैक्टर, ये लिखना होता था इनफाइनाइट डाइल्यूशन में निकालने के लिए। इसमें यही कॉन्सेप्ट लगा रखा है, इसलिए क्वेश्चन कई बच्चे क्या करते हैं, सीधा जोड़ देते हैं बिना कोफिशिएंट के। तो 127/2 आएगी एक तो, और एक इधर वाले की कितनी रहेगी, जितनी है उतनी रहेगी इधर वाले की, तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस 76/1। तो इन दोनों का अब सम करना था बेटा। तो अब सम करेंगे तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या आ जाएगी, मैं चलो इसको एक बार लिख ही देता हूँ। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आ गई बेटा आपकी, सीधी सीधी सुनिए, लैम्बडा इक्विवेलेंट कंडक्शन जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन आ गई, क्या आ जाएगी, लैम्बडा इक्विवेलेंट ऑफ बेरियम 2+ आयंस प्लस लैम्बडा इक्विवेलेंट ऑफ क्लोराइड आयंस। तो सीधा ये वैल्यू लिख देंगे जो अभी आई है हमारी। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कितना आ गया, 63.5, और प्लस में ये कितना आ गया, 76। तो ये लैम्बडा इक्विवेलेंट इनफाइनाइट पे कितना आ गया बेटा, 139.5 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स और इक्विवेलेंट इनवर्स। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था। अब इसमें मैं एक नोट लिख देता हूँ, बस ये लास्ट क्वेश्चन है, इससे टाइप से बाहर नहीं आएगा। नोट क्या है, जब आपको कोई मोलर कंडक्टेंस का क्वेश्चन आए, तो मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या लिखना है, उसका स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट कैटायन वाले की मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, प्लस उसका कोफिशिएंट इनटू मोलर कंडक्टेंस एट एनायन की, ये लिखना है। एक तो फॉर्मूला ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा फॉर्मूला जो अभी लिख रहे थे, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ही पूछ ले और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दी हुई हो, ठीक है, तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में तो कोफिशिएंट हटा देते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ कैटायन प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एनायन लिखना होता है। कुछ क्वेश्चनों में क्या होता है बेटा, मोलर कंडक्टेंस दी होती है, इक्विवेलेंट पूछ लेता है, इक्विवेलेंट दी होती है, तो जैसे ये कॉन्सेप्ट था, तो उनमें आप ये एन फैक्टर वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ये वाला, है ना, ये ध्यान रखेंगे। और कई बार लिमिटिंग मोलर आयनिक कंडक्टेंस माने जाती है, इसको जो लिखते हो यहाँ पे ना, ये लिमिटिंग मोलर आयनिक कंडक्टेंस होती है। ये थोड़ा सा फर्क है, लिमिटिंग मोलर आयनिक कंडक्टेंस पर्टिकुलर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस देर की इक्विवेलेंट ही पूछी, और उसमें ये कहलाती है लिमिटिंग मोलर आयनिक कंडक्टेंस, जो हम लिखते हैं इन फॉर्मूलों में, लिमिटिंग मोलर आयोनिक कंडक्टेंस। और ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दे रखी हो, इक्विवेलेंट ही पूछी हो, तो उसमें ये अभी फॉर्मूला मैंने बताया, इनफाइनाइट में पूछी हो गिवन हो, तो उसमें क्या करोगे, गिवन अपॉन उसका एन फैक्टर, एन फैक्टर जो कैटायन वाला पोर्शन है, प्लस में इक्विवेलेंट कंडक्टेंस अपॉन एन फैक्टर ऑफ एनायन वाला। तो ये लिखना होता था बट बेटा, तो ये आपको समझ में आई होगी बेटा। ठीक है, तो ये आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है वो हमने कंप्लीट कर दिया है। एक सिंगल क्लास आप जरूर देख के जाइए, इससे 100% आपके सिलेबस में क्वेश्चन मिलेगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।